स्टॉक मार्केट में एक अगेन आईपीओ आया है जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके अंदर में आप वीडियो के एंड तक आपको ये जानने को मिल जाएगा कि इस कंपनी में हमें अप्लाई करना आज के दिन सही है या नहीं है। आईपीओ में कितना गेन तक हमें पॉसिबिलिटी दिखती है और आईपीओ के बाद में भी अगर बिजनेस मॉडल अच्छा है कंपनी का तो हम लोग अच्छे से इन्वेस्टेड रह सकते हैं उसमें या नहीं, और किस तरीके से हम लोग इसमें प्रॉफिटेबिलिटी को मायने रख के चल सकते हैं फ्यूचर के अंदर में, और फाइनली कि हम लोग इसमें अप्लाई करने वाले हैं या नहीं। सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस। सो कंपनी का जो यहाँ पर आज के दिन नाम है जिसका आईपीओ आया हुआ है उसका नाम है BLS ई सर्विसेज। सो BLS ई सर्विसेज का जो आईपीओ है वो 30 जनवरी से 1 फरवरी के बीच में खुला हुआ रहेगा। इस बीच में आप आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे 135 का कंपनी ने प्राइस रखा है और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर दी आईपीओ जो है यहाँ पे 8 करोड़ 97 लाख के आसपास में, 9 करोड़ के आसपास में रह जाने वाले। सो यहाँ कंपनी अपनी वैल्यू लगा रही है 1200 करोड़ रुपए के आसपास में। सो कंपनी मांग रही है कि मेरी कंपनी की आज के दिन जो वैल्यू है 1200 करोड़ रुपए है। अब यहाँ पे इसी की चर्चा करेंगे। सो 1200 करोड़ मांग रही है तो उस हिसाब से कमाई भी कर रही होगी या फिर इतने उनके पास में एसेट्स भी होंगे। सो उसकी चर्चा करते हैं। कंपनी का जो आईपीओ है वो लिस्ट हो जाएगा 6 फरवरी तक और आपको 1 फरवरी तक ये लिस्ट होगा। सॉरी, यहाँ पे जो लास्ट डेट है और उसके 2 फरवरी तक आपको पता चल जाएगा कि आपको शेयर्स मिलने वाले हैं या नहीं मिलने वाले। सो ज़्यादा दिन तक ब्लॉक नहीं रहने वाला है पैसा, राइट। अब यहाँ पे कंपनी करती क्या है उसकी बात करते हैं। तो कंपनी आपने जैसे देखा होगा कि आप किसी सर्विसेज को लेने के लिए जाते हैं तो एक ही रूफ के नीचे सारी की सारी सर्विसेज आपको मिल जाएँ, चाहे वो AEPS की सर्विस है, आपको आधार के थ्रू किसी को पैसा भेजना, जैसे अंगूठा लगा के अपने बैंक अकाउंट से पैसा भेजना किसी को, ठीक है। आपको मिनी बैंकिंग की सुविधा एक ही ऑफिस के अंदर मिल जाए, और ये आपको किसी टिकट बुकिंग की सुविधा चाहिए तो वही भी मिल जाएगी। गवर्नमेंट की जो सर्विसेज होती हैं उनकी जो सुविधा होती है, जैसे आधार कार्ड से, ये सॉरी आधार कार्ड की तो गवर्नमेंट ने बहुत ही कम दे रखी है, जैसे पैन कार्ड बनवाना हो या फिर कोई गवर्नमेंट जो आईडीज़ होती हैं उनमें चेंजेस करवाने हों। सो इस टाइप की जो सर्विसेज होती है वो एक ही जगह पर एक ही ऑफिस में मिल जाए, उस चीज़ की ऑफिस जो लोग होते हैं, एजेंट लोग होते हैं, उनको ये कंपनी जो है अपने पोर्टल देती है, राइट। अगर आप जैसे राजस्थान में रहने वाले तो आपने ई मित्र का नाम सुना होगा। सो ई मित्र की जो सुविधा होती है तो वो एक ई मित्र जो सुविधा देने वाली कंपनी है वो प्रोवाइड करती है। इसी टाइप से ये जो कंपनी है ई मित्र टाइप से जो सर्विसेज होती हैं, जैसे ई मित्र में बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, बहुत सारे काम आप ई मित्र के सेंटर पर जाकर करवा सकते हैं। उसी टाइप से इन सर्विस सेंटर्स के ऊपर जाके भी आप बहुत सारे काम करवा सकते हैं। बैंकिंग का काम, टिकट बुकिंग का काम हो गया, यहाँ पे पासपोर्ट बनवाने का काम हो गया, और भी सरकारी दस्तावेज बहुत सारे होते हैं उनको बनवाने का काम हो गया। तो ये कंपनी क्या करती है, उस टाइप का अगर एजेंट कोई काम करना चाहता है तो इस कंपनी के साथ में जुड़ सकता है। ये कंपनी उसका पूरा का पूरा अपना पोर्टल दे देगी और बाद में उस एजेंट को कहीं और घूमने की जरूरत नहीं है, वो सारे काम इसी पोर्टल के थ्रू कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सकता है और जितने भी वो सर्विसेज देगा उसकी कमीशन उसको मिलता जाएगा। मानिए चलिए आप उसके पास में बिल जमा करवाने के लिए गए, तो बिल जो है 2000 रुपये का था, 2000 रुपये में से उसको कुछ पैसा मिल जाएगा, जैसे मान लीजिए 50 रुपये मिल जाएंगे, ठीक है, पर बिल। इसी टाइप से वो आपसे पासपोर्ट बनवाने गया तो पासपोर्ट के आपको आपके हाथ से पैसे लेके 2000 रुपये, तो आप उसको जो जो एजेंट बैठा है उसको 50 रुपये 100 रुपये मिल जाएंगे। इस टाइप से जो भी सर्विस होगी वो कंपनी उसको एज ए कमीशन देगी। आपसे एक्स्ट्रा लेगी तो कंपनी भी बीच में कमाएगी, साथ में एजेंट को भी देगी। सो कमीशन अच्छा देती है कंपनी एजेंट्स को, तो जो एजेंट लोग हैं वो भी इसका ऑफिस खोलना चाहते हैं। इसी सेम मॉडल के ऊपर में आपने कुछ टाइम पहले से वाकरांगी के नाम सुने होंगे। वाकरांगी के काफ़ी सारे ऑफिस खुले थे वो, बट बाद में वाकरांगी के काफ़ी सारे ऑफिस बंद हो गए उनके सर्विस इश्यूज़ की वजह से। सो ये मॉडल पहली बार नहीं है कि ये मॉडल आ रहा है मार्केट में, ये पहले भी आया हुआ है, बट ये फेल हो गया था वाकरांगी के केस में, क्योंकि वाकरांगी के अगर आप शेयर को देखते हैं तो वाकरांगी का शेयर बहुत गंदे तरीके से टूटा था, राइट। आज के दिन शायद 20-25 रुपए के आसपास में चल रहा है उसका शेयर। इसी के साथ में कंपनी अब किस तरीके से प्रॉफिटेबल है अगर उसकी हम लोग बात करते हैं आज के दिन, तो 65 लाख था 2021 में, 22 में 98 लाख, काफ़ी अच्छा खासा रेवेन्यू बढ़ गया, मतलब सेल्स बढ़ गई। इसी के साथ में 246 अगले एक साल में 246 करोड़, 100 करोड़ से दैट इज 2.5 गुना प्रॉफिट, मतलब सेल्स बढ़ गई। इसी के साथ में इस साल जो है 300 करोड़ को टच कर सकते हैं, प्रोजेक्टेड सेल्स हैं। इसी के साथ में नेट प्रॉफिट जो है वो पिछले साल थे 20 करोड़, सो इस साल जो प्रोजेक्टेड है 2024 में जो फाइनल रिजल्ट आएगा तब तक ये 30 करोड़, सो यहाँ पे 50% का इंक्रीमेंट नेट प्रॉफिट्स में दिख रहा है। सो 50% तो हम फ्यूचर में तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते 50% हर साल ही बढ़ेगा, बट हाँ बढ़ेगा ऐसा चांसेस दिख रहे हैं, बढ़ने के चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं एज पर नंबर्स। नेटवर्थ की अगर हम बात करें तो नेटवर्थ भी कंपनी की अच्छी खासी यहाँ पर बढ़ रही है, आज के दिन 120 करोड़ की है। सो अगेन अब यहाँ पे पी और पीबी रेशियो की बेसिस पे हम लोग कंपैरिजन करने की कोशिश करें तो कंपैरिजन तो बेसिकली हो नहीं पाएगा, क्योंकि ये बिजनेस मॉडल थोड़ा सा अलग टाइप का है और वाकरांगी के साथ कंपैरिजन करेंगे तो फिर तो वाकरांगी तो बहुत ही नीचे बैठा है, वो तो बिजनेस मॉडल पूरा ही उनका तो थोड़ा बैंड बज गया था। अब सिर्फ इनके नंबर्स के बेसिस पर ही हम प्रोजेक्शन करने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने ई मुद्रा के साथ में कंपैरिजन करने की कोशिश की, पीयर ग्रुप में बोला ई मुद्रा के हम कॉम्पिटिटर, बट ई मुद्रा का भी बिजनेस मॉडल अलग है, इनके साथ में कंपैरिजन में नहीं बैठता, वो भी पूरा अलग है, राइट। तो इनके साथ में कंपैरिजन करने का कोई मतलब नहीं निकलता। नेक्स्ट अगर हम लोग इनकी प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से अगर बात करते हैं पी पीबी रेशियो को एक बार देखते हैं तो पी रेशियो तो इनका 40 का आ रहा है, 40 का, जो कि महंगे की साइड में ही है, सस्ता वाला नहीं है। बट इनकी जो रिटर्न जो नेट जो इन ग्रोथ है जो कि प्रॉफिट्स के अंदर में वो बहुत अच्छी है। सो ग्रोथ अगर इनकी बहुत अच्छी है, ग्रोथ बहुत अच्छी होने का मतलब हो गया कि इस साल 20 करोड़ कमाया, अगले साल तक 30 करोड़, उसके अगले साल उसे अगर उसी स्पीड से बढ़े तो अगले साल 45 करोड़, उसके अगले साल 60 करोड़।
60 करोड़ से भी क्रॉस कर जाएंगे। तो इस हिसाब से इनके हर 2.5 साल 1.5 2 साल के अंदर में प्रॉफिट जो हो रहा है वो डबल हो रहा है। हर 1.5 2 साल में जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो डबल हो रहे हैं। सो अगर हर 1.5 साल में नेट प्रॉफिट्स डबल होते हैं तो फिर आप मान के चल सकते हो कंपनी कहाँ पहुंच जाएगी अगले 10 साल में ही। सो उस टाइप से जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी है। इसी के साथ में अगर इनका पीबी रेशियो चेक करेंगे तो यहाँ पे कंपनी पूरे के पूरे पैसे कंपनी के पास में जा रहे हैं। इसके जो मालिक लोग हैं वो आज के दिन कोई भी शेयर अपना बेच नहीं रहे हैं। सो दैट अगेन शोज द कॉन्फिडेंस ऑफ द प्रमोटर्स। सो वो भी अच्छी बात है। सो 310 करोड़ यहाँ पे इनके पास में चले जाएंगे और 120 करोड़ ऑलरेडी है। सो ये लगभग लगभग 400 450 करोड़ के आसपास में 400 करोड़ मान के चलें तो सिर्फ 3 का पीबी रेशियो बुरा नहीं होता। कमाई कम कर रही है जिस हिसाब से हमसे पैसे मांगे हैं, बट नेटवर्क ठीक ठाक है, इतनी बुरी नहीं है और प्रॉफिटेबल है। सो प्रॉफिटेबल है तो अगेन नेटवर्क तो प्रोटेक्टेड होने के चांसेस ज़्यादा है। सो प्रॉफिट की तरफ में ही कंपनी का ध्यान रहेगा। सो कम प्रॉफिट इंक्रीज होने के चांसेस दिख रहे हैं वहाँ पे। सो अगेन ये एक अगेन पॉजिटिव चीज़ है। सो ओवरऑल अगर कंपनी के बारे में बात किया जाए, अब यहाँ पे एक इश्यू और देखने को मिला था कि कंपनी जो वाकरंगी फेल हुई थी उसके पास में जो मेन फेल नहीं हुई थी, लाइक मैं कहूँगा कि उसका जो ड्रॉबैक था मेन, वो था कि उसका पैसा रिकवर नहीं हो रहा था। जो कि उसने रिजर्व्स में अपने पैसे दिखाए थे, तो जो ट्रेड रिसीवेबल्स में थे, वो ट्रेड रिसीवेबल्स में रिकवर नहीं हो रहे थे। तो इनके साथ में क्या वही चीज़ है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इनका देखने की कोशिश करते हैं तो इनका ट्रेड रिसीवेबल्स ठीक ठाक है, नॉर्मल है बढ़ा हुआ है, बट फिर भी नॉर्मल है। बट इनके ट्रेड रिसीवेबल्स में जो इनका जो बैलेंस शीट है वहाँ पर मुझे एक सबसे खतरनाक और गंदी चीज़ वो लगी, वो है गुडविल। गुडविल का इन्होंने अपनी पूरी जो बैलेंस शीट है इनकी 2000 समथिंग करोड़ की, 2000 करोड़ में से 800 करोड़ की तो इन्होंने सिर्फ गुडविल कैलकुलेट कर रखी है। नाउ गुडविल अगर टाटा बोलता है कि मेरे नाम की वैल्यू है, मेरे नाम की वैल्यू है, तो समझ में आता है। बट बीएलएसई सर्विसेज की कौन जानता है भाई गुडविल? हजारों भरे पड़े हैं, कौन जानता है? कौन सा एजेंट को अगर नया खोलना है, ऑफिस खोलना है, उसको ये सर्विसेज चाहिए, कोई दूसरी कंपनी खड़ी हो जाएगी, कौन सी गुडविल? सो यहाँ पर बैलेंस शीट का लगभग 40-45% सिर्फ गुडविल के नाम के ऊपर में रखना, ये एक बैलेंस शीट के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा देता है मेरी तरफ से। नेक्स्ट अगर यहाँ पर दूसरी चीज़ को देखते हैं कि इनका ट्रेड रिसीवेबल्स कितना बड़ा है। तो ट्रेड रिसीवेबल्स भी इनका 238 करोड़ रुपीज़ का है, जो कि वो भी 6 मंथ्स में बढ़ गया, जो कि 182 करोड़ का था। सो कि अगेन ये भी बहुत भयंकर तरीके से बढ़ रहा है। ये अच्छी चीज़ें नहीं है, ये बुरी चीज़ें हैं। सो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क इसके ऊपर में लगा देता है। कंपनी की जो कि बैलेंस शीट की बैंड बजी हुई है दो जगहों से। एक तो गुडविल के सेक्शन में बहुत बड़ा फैक्टर इन गुडविल को ले रखा है, दूसरा ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो बहुत गंदे तरीके से बढ़ रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे 85 करोड़ से सीधे 185 मतलब 100 करोड़ का नेट रिसीवेबल्स ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ गया। ये वही टाइम है जिस वक्त इन्होंने बहुत अच्छी खासी सेल इंक्रीज की थी। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे 2022 से 23 में यहाँ पे 150 करोड़ की सेल इंक्रीज हुई है, 100 करोड़ तो ट्रेड रिसीवेबल्स में पड़े हैं। यही सेम रीजन वाकरांगी के फेल होने का था, यही सेम रीजन इनके अंदर में दिख रहा है। सो आई थिंक कि ये इनकी जो चाल है ये मुझे लग रहा है वाकरांगी की तरफ में ही जा रही है। अगर आप वाकरांगी का एक बार चार्ट देखेंगे, अगर आपको मैं दिखा देता हूँ वो किस तरीके से गिरा था नीचे की साइड में, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये देखिए पिछले 10 साल का चार्ट, ये है वाकरांगी का चार्ट, ये वाकरांगी की हालत हुई है, बहुत बुरी हालत हुई थी। और उनके पीछे जो मेन रीज़न था वो ये मेन रीज़न था। बैलेंस शीट को अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे रिजर्व्स की मतलब कंपनी का पैसा, और कंपनी का पैसा कहाँ पड़ा हुआ है? ट्रेड रिसीवेबल्स में, मेन पैसा वहीं पड़ा हुआ है, राइट। तो ये एक बड़ा मेन इश्यू है जो कि इस कंपनी को फेलियर की तरफ में ले जा सकता है, राइट। सो अगर आप फ्यूचर में अगर आप मतलब मैं अगर अपनी बता देता हूँ तो यहाँ पर दूसरी चीज़ें जो कि आईपीओ के अंदर में लिस्टिंग गेन्स के अंदर में अपने को प्रॉफिटेबल रह सकती हैं, वो दिख रही है कि इनका जीएमपी प्राइस कितना है। जीएमपी 100% के ऊपर में चल रहा है, मगर जीएमपी मैनिपुलेट किया जा सकता है। सेबी भी इस चीज़ के ऊपर जांच करे, उसने भी रिसेंटली कमेंट किया था कि आईपीओ के अंदर बहुत बड़ी धांधली घोटालेबाजी चल रही है एफआईआई इन्वेस्टर्स के थ्रू, जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं उनके थ्रू चल रही है, उनके नाम के थ्रू चल रही है, बड़ा पैसा लगाने वालों के थ्रू चल रही है। तो यहाँ पे बच के रहने की थोड़ी सी हमें ज़रूरत है। सो नेक्स्ट अगर फाइनली यही देखा जाए कि कंपनी के अंदर में, हाँ मैं अगर अपनी बता दे सकता हूँ कि जीएमपी अच्छा खासा ऊपर चल रहा है, और सेकेंडली थोड़ा सा क्रेज बना हुआ है, मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर में है। सो लोग लगा सकते हैं पैसा। तो मैं सभी अकाउंट से तो फाइलें लगाने की नहीं बोलूँगा, बट हाँ आफ्टर दी आईपीओ इस कंपनी के अंदर में बने रहना मुझे बहुत रिस्की लग रहा है, बहुत ज़्यादा रिस्की लग रहा है। हाँ, अगर इसको मैनिपुलेट कर दिया जाता है, अगर मैनिपुलेट का मतलब होता है कि कुछ जो होते हैं ना लोग, जिसको जो मार्केट को थोड़ा बहुत चला देते हैं, कुछ पैसा होता है जिनके पास में, वो थोड़ा चलाने की कोशिश कर सकते हैं अपने पैसों को डबल करने के हिसाब से। तो अगर ऐसी अगर आपको अपॉर्चुनिटी दिखती है तो मैं तो कहूँगा कि इग्नोर करें, बेटर है, कि बैलेंस शीट में मुझे बहुत बड़ा झोल इसके नज़र आ रहा है, राइट। सो दैट्स ऑल और चॉइस, मतलब अपनी अगर मैं, और दूसरी चीज़ दैट्स ऑल और फाइनल डिसीजन इज़ कि मैं अपने जो 4-5 अकाउंट हैं उनमें से सिंगल अकाउंट से अप्लाई करूँगा। मिल गया तो मिल गया, जय श्री राम। नहीं मिला कोई बात नहीं, आगे इसको देखने की मेरे को ज़रूरत है नहीं। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड एंड फाइनली सी यू टुमारो।